तो आज हमारे पास जो जानकारी है वो भारतीय सिनेमा के एक ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़ी है जिसके बारे में पहले तो सिर्फ फुसफुसाहटें थी, पर अब लगता है एक तूफान बन रही हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे हाथ एक ऑनलाइन अपडेट का एक छोटा सा हिस्सा लगा है, लेकिन इसमें जो दावे किए गए हैं वो तो आसमान छू रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एस राजामौली और महेश बाबू की आने वाली फिल्म की। और देखिए, ये सिर्फ एक फिल्म की घोषणा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक इरादे का ऐलान है। जो कुछ लाइनें हमारे पास हैं वो अपने आप में महत्वाकांक्षा, बाजार और दर्शकों की जो उम्मीदें हैं उसकी एक पूरी कहानी कहती है। बिल्कुल। तो आज हमारा काम इस जानकारी को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि इसके हर शब्द को खोलकर ये समझना है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे की सोच क्या हो सकती है और भारतीय सिनेमा के लिए इसके मायने क्या हो सकते हैं। हाँ, चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, निर्देशक एस राजामौली और सुपरस्टार महेश बाबू एक साथ आ रहे हैं। ये अपने आप में ही एक जबरदस्त खबर है, बहुत बड़ी खबर है। लेकिन हमारे सोर्स की भाषा देखिए, वो इसे सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक घटना, एक इवेंट की तरह बता रहा है। हाँ, लिखा है, भाई की खतरनाक मूवी, और क्या ही तो मूवी होने वाली है। ये सिर्फ उत्साह नहीं है ना, ये एक तरह का जुनून है। और ये जुनून बेवजह नहीं है। देखिए, ये सिर्फ दो बड़े नामों का साथ आना नहीं है। ये दो अलग अलग गुरुत्वाकर्षण केंद्रों का, आप कह सकते हैं, टकराना है। एक तरफ राजामौली हैं, जो अब सिर्फ एक निर्देशक नहीं, वो एक वर्ल्ड बिल्डर बन चुके हैं। वर्ल्ड बिल्डर सही शब्द है। वो ऐसी दुनिया बनाते हैं जो भौतिकी के नियमों से नहीं बल्कि कल्पना के नियमों से चलती है। बाहुबली और RRR के बाद उन्होंने ये साबित कर दिया है। हाँ, उनकी फिल्में थिएटर में सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है, एक पूरा अनुभव होता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है महेश बाबू, हाँ, जिनका स्टारडम सिर्फ उनकी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तक सीमित नहीं है। उनका एक करिश्मा है, एक स्क्रीन प्रेजेंस है जिसे समझाना मुश्किल है। उनका फैन बेस भी वो सिर्फ वफादार नहीं बल्कि एक सेना की तरह है। सही कहा। तो जब ये दोनों साथ आते हैं तो सवाल उठता है कि इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए कैनवस कितना बड़ा होगा। और यहीं पर वो आंकड़ा सामने आता है जिसके बारे में सब 1300 करोड़। हाँ, 1300 करोड़। ये आंकड़ा अपने आप में एक हेडलाइन है। बिल्कुल। सोर्स का दावा है कि ये फिल्म 1300 करोड़ के बजट पर बन रही है और इसे इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी मूवी भी कहा जा रहा है। ईमानदारी से कहूं तो ये आंकड़ा जितना आकर्षक है ना, उतना ही थोड़ा डरावना भी लगता है। डरावना क्यों? क्या हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां कहानी से ज्यादा बजट ही फिल्म की पहचान बन जाएगा? कहीं ये रचनात्मकता पर एक बहुत भारी बोझ तो नहीं? यस, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब सीधा हाँ या नहीं में नहीं है। देखिए, पहली नजर में 1300 करोड़ का मतलब है विशाल सेट्स, हैरत अंगेज VFX और दुनिया भर के लोकेशंस जो हम स्क्रीन पर देखते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम सतह के नीचे देखें तो ये बजट राजामौली को एक ऐसी चीज देता है जो पैसे से भी ज्यादा कीमती है, और वो है समय और प्रयोग करने की आजादी। अच्छा, इतने बड़े बजट का मतलब है कि वो शायद प्रीविज पर यानी प्री विजुअलाइजेशन पर महीनों या शायद साल भर काम करेंगे। प्रीविज, क्या आप इसे हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा और आसानी से समझा सकते हैं? जरूर। प्रीविज का मतलब है फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही उसके हर एक सीन को कंप्यूटर पर एक 3D एनिमेटेड फिल्म की तरह बना लेना। मतलब पूरी फिल्म शूट से पहले ही बन जाती है एक तरह से? एक तरह से हाँ। हर कैमरा एंगल, हर एक्शन सीक्वेंस, हर विजुअल इफेक्ट, सब कुछ पहले से ही तय हो जाता है। जब आप 1300 करोड़ के पैमाने पर काम कर रहे हो तो आप सेट पर जाकर सोचने का जोखिम नहीं उठा सकते, क्योंकि हर गलती की कीमत करोड़ों में होगी। बिल्कुल। प्रीविज उस जोखिम को कम करता है। तो ये बजट सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाली भव्यता के लिए नहीं है, ये उस भव्यता को निखुड़ परफेक्ट बनाने की प्रक्रिया के लिए है। मतलब ये एक तरह से फिल्म की इंजीनियरिंग पर किया गया निवेश है, सिर्फ उसकी सजावट पर नहीं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन आपके सवाल के दूसरे हिस्से पर आते हैं दबाव। हाँ, ये एक जबरदस्त दबाव बनाता है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक आर्थिक दाव है, बहुत बड़ा दाव। इसे सफल होने के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में असाधारण प्रदर्शन करना होगा। ये सिर्फ एक पैन इंडिया फिल्म नहीं हो सकती, इसे एक पैन वर्ल्ड फिल्म बनना होगा। और यहीं पर मेरा सवाल फिर से आता है, क्या ये एक बयान है या एक असल व्यापार रणनीति? क्या ये हॉलीवुड की 200-300 मिलियन डॉलर की फिल्मों से मुकाबला करने की एक टिकाऊ योजना है, या फिर ये एक ऐसा जुआ है जो अगर गलत पड़ा
तो पूरे प्रोडक्शन हाउस को जोखिम में डाल सकता है। ये तो वक्त ही बताएगा, पर हाँ, दाव बहुत बड़ा है। बिल्कुल। चलिए अब कास्टिंग पर आते हैं। सोर्स कहता है कि फिल्म की कास्ट बहुत तगड़ी होने वाली है, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया गया है। ये चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है ना? ये चुप्पी आज के दौर की सबसे असरदार मार्केटिंग रणनीति है। अच्छा। देखिए, RRR में उन्होंने 2 अलग अलग फिल्म उद्योगों के सबसे बड़े सितारों को एक साथ लाकर पैन इंडिया कास्टिंग का एक नया स्तर छुआ था। हाँ, वो कमाल था। अब तगड़ी कास्ट का जिक्र करके और नाम न बताकर वे अटकलों का बाजार गर्म कर रहे हैं। मतलब हर कोई अब अंदाजा लगा रहा होगा। बिल्कुल। क्या इसमें कोई बड़ा बॉलीवुड स्टार होगा? क्या वे किसी हॉलीवुड अभिनेता को लाने की सोच रहे हैं ताकि फिल्म की वैश्विक अपील बढ़ सके? ये रहस्य ही फिल्म को लगातार चर्चा में बनाए रखता है, बिना एक भी पैसा खर्च किए। ये दर्शकों को कहानी का हिस्सा बना देता है, जहां हर कोई अपनी ड्रीम कास्ट बना रहा होता है। एग्जैक्टली। और ये चर्चा तब और बढ़ जाती है जब सोर्स एक तारीख दे देता है। लिखा है 15 तारीख को जियो हॉटस्टार पर कुछ देखने को मिलेगा। ये कुछ शब्द बड़ा दिलचस्प है। ये ड्रिप फीड रणनीति का बेहतरीन उदाहरण है। ड्रिप फीड मतलब जानकारी को एक साथ परोसने के बजाय उसे बूंद बूंद करके दिया जाता है ताकि भूख बनी रहे। मुझे याद है जब बाहुबली का बजट 180 करोड़ बताया गया था तो लोगों ने कहा था कि यह पागलपन है। हाँ, उस समय के लिए वो बहुत बड़ी रकम थी। और आज 1300 करोड़ सुनकर भी वैसी ही प्रतिक्रिया है। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री कितनी बदल गई है। राजा मौली की टीम ये समझती है कि उनकी फिल्म की रिलीज एक दिन का इवेंट नहीं है, ये एक मैराथन है। सही। वो रिलीज से 2 साल पहले ही माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। हर पोस्टर, हर टीजर, हर घोषणा सब एक सुनियोजित कार्यक्रम का हिस्सा होती है। पर क्या इस रणनीति में एक खतरा भी है? मतलब अगर इतनी हाइप के बाद 15 तारीख को सिर्फ एक पोस्टर आता है जिस पर सिर्फ फिल्म का नाम लिखा हो, तो क्या दर्शक निराश नहीं हो सकते? हो सकते हैं। क्या उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ा देने का उल्टा असर भी हो सकता है? हो सकता है। और यही इस खेल का रोमांच है। ये दर्शकों के मनोविज्ञान के साथ खेलने जैसा है। उनकी टीम ये दांव लगा रही है कि राजा मौली का नाम ही इतना बड़ा है कि दर्शक हर छोटी बड़ी जानकारी को एक उत्सव की तरह लेंगे। वो सिर्फ एक फिल्म नहीं बेच रहे हैं, वो एक अनुभव का वादा बेच रहे हैं। हाँ, और जियो हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म का चुनाव भी यही दिखाता है। वो एक ही झटके में करोड़ों लोगों तक पहुंचना चाहते हैं ताकि 15 तारीख को जो भी आए वो तुरंत एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन जाए। इस पूरे अपडेट की एक और बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी और वो है इसकी भाषा। ये किसी कॉर्पोरेट प्रेस रिलीज की भाषा नहीं है। भाई की खतरनाक, क्या ही तो मूवी होने वाली भाई, ये भाषा सीधे फैन कल्चर से निकली हुई लगती है। और ये शायद इस पूरे अपडेट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ये दिखाता है कि जानकारी अब ऊपर से नीचे नहीं बल्कि लोगों के बीच से फैल रही है। सही। इस भाषा में एक अपनापन है, एक प्रामाणिकता का एहसास है, भले ही ये जानकारी अभी तक अपुष्ट हो। जब कोई भाई जैसे शब्द का इस्तेमाल करता है तो ये एक व्यक्तिगत जुड़ाव पैदा करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त आपको कोई अंदर की खबर बता रहा हो। बिल्कुल। ये कॉर्पोरेट मार्केटिंग और जमीनी हकीकत के बीच की जो रेखा है उसे धुंधला कर देता है। तो ये एक तरह से इस बात का सबूत है कि फिल्म को लेकर उत्साह सिर्फ बनाया नहीं जा रहा है बल्कि ये वास्तव में मौजूद है। हाँ, ये उस प्रशंसक संस्कृति का प्रतिबिंब है जो अब सूचना के प्रसार का एक प्रमुख माध्यम बन चुकी है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये खबर अब सिर्फ इंडस्ट्री की खबर नहीं रही, ये लोगों की आपसी बातचीत का, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा बन चुकी है। और किसी भी फिल्म के लिए रिलीज से पहले इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है। सही कहा। तो अगर हम इस सबको एक साथ देखें तो हमारे पास सिर्फ एक फिल्म की घोषणा नहीं है बल्कि आधुनिक सिनेमा की एक पूरी केस स्टडी है। एक केस स्टडी। एक तरफ राजमौली की रचनात्मक महत्वाकांक्षा है, दूसरी तरफ 1300 करोड़ का वित्तीय जोखिम है और इन दोनों को जोड़ती है एक बेहद सोची समझी मार्केटिंग रणनीति जो रहस्य और उम्मीदों पर टिकी है। हाँ, जो बात यहाँ ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये शुरुआती जानकारी ही अपने आप में एक कहानी कहती है। ये सिर्फ एक फिल्म के बारे में नहीं है, ये एक सिनेमाई इवेंट बनाने की प्रक्रिया के बारे में है। एक इवेंट बनाने की प्रक्रिया। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे किसी फिल्म को रिलीज से महीनों या सालों पहले ही एक सांस्कृतिक घटना में बदल दिया जाता है। हर एक टुकड़ा, निर्देशक, अभिनेता, बजट, रहस्य, सब कुछ ध्यान से तैयार किया गया है ताकि दर्शकों के मन में एक ऐसी छवि बने जो विशाल हो, भव्य हो और अविस्मरणीय हो। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिसे हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। सोचने वाली बात यह है कि जब कोई फिल्म एक कलाकृति से ज्यादा एक राष्ट्रीय संपत्ति या एक सिनेमाई इवेंट बन जाती है
तो उसकी सफलता को हम कैसे मापते हैं? अच्छा सवाल है। क्या सिर्फ बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से, जो 1300 करोड़ के इस पहाड़ को पार कर पाए, या फिर उस सांस्कृतिक प्रभाव से जो वो फिल्म सालों तक लोगों पर छोड़ जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दोनों चीजें हमेशा साथ साथ चलती हैं?